हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने डेफिनेशन बता दी थी आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था बच्चों। वो भी क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को लेता है ना। बोलो बच्चों। तो एक काम करते हैं बच्चों, अपन डिफरेंस लिखते हैं En और Ea के बीच में। देखो बच्चों सुनो, अपन हेडिंग डाल रहे हैं डिफरेंस इन Ea एंड En। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, एक तरफ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक तरफ मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए बच्चों सुनिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात अगर मैं करूं आपसे, ठीक है ना, तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जब आप डिफाइन करना चाह रहे थे तो कुछ इस तरह से चाह रहे थे बच्चों, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को अपन ने क्या नाम दिया था? जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोला था क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, इधर देखो, सपोज ये बॉन्ड है मेरे पास, है बच्चों। अब देखिए, इसमें ये क्या करता है, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। आप मुझे बताओ, ईएन में कोई एनर्जी रिलीज होती है क्या? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई एनर्जी रिलीज होती है? नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो अपन क्या बोलेंगे कि एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, यहां क्या बोलेंगे, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। बोलो बच्चों, कोई एनर्जी रिलीज होती है क्या? नहीं होती ना। अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर बोले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो देखो बच्चों ये क्या है, ये एक एटम का कैरेक्टर है। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप एक एटम को लेते हो, एटम को कंसीडर करते हो बच्चों। बोलो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन में क्या लिखा था? द एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऐसा लिखा था ना बच्चों। अब देखो, बात अगर अपन इधर करें, ठीक है ना, तो ये बच्चों कैसा कैरेक्टर है? ये बॉन्ड का कैरेक्टर है ना बच्चों। आप ईएन तभी डिफाइन कर पाओगे जब बिना बॉन्ड के डिफाइन कर पाएंगे क्या? बोलो बच्चों, क्या बिना बॉन्ड के ईएन डिफाइन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब, बोलो बच्चों, इनर्ट गैसेस कोई भी बॉन्ड नहीं बनाती। अगर इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती तो उनकी ईएन कितनी ली जाएगी फिर? बोलो बच्चों, इनर्ट गैसेस बनाती तो उनकी ईएन 0 ली जाएगी। बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है, तो यहां देखो बच्चों, यहां क्या मैं बोल सकता हूं कि कंप्लीट चार्ज आया, और यहां कैसा चार्ज आया बच्चों बताओ?
पार्शियल चार्ज आया, सही बात है क्या? जो एक में कंप्लीट चार्ज आ रहा है और एक में पार्शियल चार्ज आ रहा है, ये बात सही है। फिर देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अपन ये कह सकते हैं, इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट होगी किलो जूल पर मोल, और ये जो होगा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा ना। क्यों होगा यूनिट लेस? क्योंकि देखो बच्चों, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है बच्चों, और ये कैसी वैल्यू है बच्चों? ये रिलेटिव वैल्यू है कि नहीं है बच्चों? रिलेटिव वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, पता है ना? बोलो बच्चों, रिलेटिव वैल्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, है ना? हो गया बच्चों? डिफरेंस में किसी को डाउट है? डिफरेंस में किसी को कोई डाउट है क्या? आगे चले बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, सुनिए, अब देखो, concept of En was given by Pauling, ठीक है ना? concept of En was given by Pauling, ये किसने दिया था बच्चों? Pauling ने दिया था। अब देखिए, all values of En which we use are calculated by Pauling on the basis of bond energy, ठीक है बच्चों? जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अपन है ना यूज लेते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी किसने कैलकुलेट की बच्चों? पोलिंग ने। और किस बेसिस पर? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सारी उसने किसके बेसिस पे कैलकुलेट की? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। अच्छा, इसने क्या किया देखो बच्चों, है ना, he selected hydrogen as a reference element for the calculation of En of other elements, ठीक है बच्चों? उसने किसको रेफरेंस के तौर पे सिलेक्ट किया? हाइड्रोजन को, ठीक है ना? उसने किसको सिलेक्ट किया बच्चों? हाइड्रोजन को। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया बच्चों, बताओ किस बेसिस पे कैलकुलेट किया? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है? और किसको उसने रेफरेंस के तौर पे सिलेक्ट किया? किसको? इसने हाइड्रोजन को, ठीक है? अब देखो, इसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं, बट फॉर्मूला काम नहीं आएगा, है ना? ना कभी कोई पूछेगा ना कोई बात, बट देख लो फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना हमें। देखो बच्चों, जैसे सपोज ये कोई एक रिएक्शन है, A2 + B2 2AB, ठीक है? तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ एक बॉन्ड AA है, यहाँ एक बॉन्ड BB है, और यहाँ AB है। अब देखिए इसने क्या किया था, इसने एक फॉर्मूला दिया बच्चों, En of A डिफरेंस En of B, ठीक है? फिर देखिए 0.208, ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी, ठीक है? और इसकी पावर हाफ। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो फॉर्मूला दिया है ना, ये बड़ा खतरनाक है ना? आप देखो, पहले ए और बी की बॉन्ड एनर्जी को मल्टीप्लाई करके आपको उसका स्क्वायर रूट लेना है, फिर क्या करना है, उसको ए बी में से माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये तो बहुत ही टेढ़ा काम है बच्चों।
बस आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, किस बेसिस पे कैलकुलेट की, किस बेसिस पे की, बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पर, और किसको रेफरेंस एलिमेंट सेलेक्ट किया, हाइड्रोजन को। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो हमें कोई ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत है नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, ये है क्या, ये जो यहाँ पर है ना, EAA, EPB और EAB, ये क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। ये क्या है बच्चों, ये बॉन्ड एनर्जी है किलो कैलोरी पर मोल पर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, एक बात और सुनो, अगर मैं कुछ एलिमेंट्स की EN लिखूं, देखो EN ऑफ सम एलिमेंट्स, देखो बच्चों सुनो, जैसे सबसे ज्यादा होती है बच्चों फ्लोरीन की, कितनी आती है बच्चों, 4 आती है ना, ये मैक्सिमम EN है बच्चों, फ्लोरीन की जो EN है वो मैक्सिमम है कि नहीं है, इसीलिए इसको आपको पता होगा बच्चों, क्या बोलते हैं, डेविल एलिमेंट, और इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको ब्लैक सीप भी बोला जाता है। ठीक है ना, डेविल एलिमेंट बोल सकते हैं या ब्लैक सीप बोला जाता है इसको। ठीक है ना, तो ये इसका एक खास नेम है। फिर देखो बच्चों, नाइट्रोजन और क्लोरीन इनकी होती है 3। ठीक है, फिर देखो ऑक्सीजन की है 3.5, ये क्या बच्चों, सेकंड हाईएस्ट है। अब देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि इनकी EN को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेट करना बहुत टेढ़ा है, सबकी बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करो फिर कैलकुलेट करो, ये बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो बेटर तो यही है कि याद कर लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, ब्रोमीन 2.8। ठीक है, फिर देखो कार्बन सल्फर आयोडीन 2.5, हाइड्रोजन फॉस्फोरस TE 2.1। ठीक है बच्चों, फिर देखो बेरिलियम एल्यूमिनियम 1.5। ठीक है, फिर देखिए बच्चों सीजियम एंड फ्रेंशियम 0.7, ये मिनिमम है। ठीक है, और EN ऑफ एनी मेटल, है ना, वो होती है बच्चों लेस देन 2.1। ठीक है, तो बच्चों ये इतनी EN है जो मेरे हिसाब से आपको याद रखनी चाहिए, है ना, जो EN है उसके अकॉर्डिंग इतनी EN याद रखनी चाहिए आपको, और हो भी जाती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बार बार यूज लेते हैं तो याद हो जाती है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से होती है याद, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, अब अगर मैं आपसे बात करूं फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, फैक्टर्स अफेक्टिंग EN, देखो बच्चों सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्या ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों, जिसका साइज जितना छोटा होगा तो बोलो बच्चों उसकी न्यूक्लियस जल्दी आपको एक्सपोज हो जाएगी, उसकी न्यूक्लियस जल्दी एक्सपोज हो जाएगी, बोलो बच्चों, और जिसकी न्यूक्लियस जितनी जल्दी एक्सपोज होगी, अल्टीमेटली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है बताओ, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता तो न्यूक्लियस ही है ना, बोलो बच्चों, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचता तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस है, कोई और तो खींचता नहीं है, ये बात तो सही है, सही है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, बोलो बच्चों, न्यूक्लियस की पावर जितनी बढ़ेगी, न्यूक्लियस की पावर जितनी बढ़ेगी तो सही बात है ना, EN बढ़ेगी। फिर देखो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ये बात भी सही है, बैठती दिमाग में मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, सही है बात। और फिर देखो मैं ये भी कह सकता हूँ EN जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है बच्चों? सॉरी, एक मिनट। En जो है वो बोलो बच्चों नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, एक खास बात, En is not affected by electronic configuration, है ना? ये काम की चीज है बच्चों। En है ना, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट नहीं होती कि हाफ फील्ड है फुल फील्ड है। बोलो बच्चों, होती है क्या? अरे इसमें आपको इलेक्ट्रॉन थोड़ी जोड़ रहे हो बच्चों। आप सोचो En में क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा है? हम इलेक्ट्रॉन तो जोड़ नहीं रहे, हमें तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचने में कॉन्फ़िगरेशन का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना। बोलो बच्चों, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अगर खींचना है तो कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं रहा ना। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात करूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। देखो बच्चों सुनो, जैसे Mn+2, Mn+4 और Mn+, ये बच्चों हाँ बताओ, इनमें किसकी En मैक्सिमम होगी? बताओ बच्चों, आप मुझे बात बताओ, किसकी पावर तगड़ी है इलेक्ट्रॉन को खींचने को लेकर? Mn+7 के ना। ये देखो बच्चों, आगे तो सी बात है। फिर देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं, जैसे देखो Fe+3, Fe+2 और Fe, कंफर्म है Fe+3 की होगी बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट, मैंने लिखा O+2, O+1, O, O-1, O-2। बोलो बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात सही है? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। SbF3 और SbF5, मुझे बताओ कितना बच्चों संगत का असर होता है? संगत का असर होता है। अरे जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसका आप पे असर पड़ता है बच्चों, ये एकदम प्रैक्टिकल सी बात है ना बच्चों? तो मुझे बताओ कि SbF3 और SbF5 में से किसमें एंटीमनी की En ज्यादा होगी? आप मुझे बताओ। जहां 5-5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना बच्चों, तो कंफर्म है कि इसकी En ज्यादा होगी ना? अरे होगी बच्चों। वैसे भी सोचो, देखो SbF3 में एंटीमनी +3 है और यहाँ +5 है कि नहीं है बच्चों? तो जहां एंटीमनी +5 है उस पर वैसे भी ऑक्सीडेटिव स्टेट +5 आ गई ना बच्चों। ये बात सुनाई। अब बताओ, देखो अगर मैं बोलूं CH4 और CF4, आप मुझे बताओ, कार्बन ने एक बार दोस्ती की हाइड्रोजन के साथ, एक बार की फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन खुद ही क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, संगत का असर पड़ेगा। तो बताओ किस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? सही बात है, CF4 में होगी बच्चों। संगत का असर समझ में आया? फिर देखो बच्चों, फिर देखिए, जैसे मेरे पास है CH3, CF3। अब बताओ बच्चों इसमें कार्बन की ज्यादा होगी? कंफर्म है बच्चों, CF3 में होगी। होगी बच्चों, तो समझ में आएगा। संगत का असर पड़ता है। अगर आपके साथ मोर En वाला एटम अटैच है, मोर En वाला एटम अटैच है, तो आपकी भी En बढ़ जाएगी। ये बात समझ आई बच्चों? पहले इतना कुछ समझ में आ गया सबको? इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये समझते हैं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखिए बच्चों सुनिए। ये बेटा है,
अब देखो बच्चों एक बात बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिंपल, सब जानते हो, दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं। तो बताओ, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है बच्चों, यहाँ दो है और यहाँ तीन है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, 1 2 3। अच्छा, अब एक बताओ बच्चा, आपने एक पढ़ा है क्या, यूनियन इज स्ट्रेंथ? यूनियन इज स्ट्रेंथ, बोलो संगठन में शक्ति होती है। तो बताओ, कौन सा कार्बन पावरफुल है, सिंगल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला? ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा ना, होगा बच्चों। अब देखो, वैसे देखो, अपन अगर इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें, ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, इसमें आती है sp3, sp2 और sp। ये अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो उसमें पढ़ेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन की कैसे आता है, बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, यहां से देखो बच्चों, परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर आप देखो, तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ टोटल कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं? एक एस का दिख रहा है, पी के 3 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, टोटल 4 है ना। 4 में से एक आपका एस का है, तो कितना आ गया बच्चों? 25%। फिर देखो, 3 में से एक एस का है, तो 33.33%, और 2 में से एक है, तो ये हो गया 50%। अब देखो बच्चों सुनो, परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों, बाकी पी कैरेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया बच्चों परसेंटेज पी कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनकी ईएन लिखता हूं, देखो बच्चों, इसकी ईएन आती है 2.5, इसकी आती है 2.75 और इसकी आती है 3.25। अब सोचिए ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, जिसमें जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे, क्या वो उतना ही न्यूक्लियस के पास चला गया क्या? बोलो बच्चों, इसमें जितने ज्यादा एस कैरेक्टर होंगे, क्या वो उतना ही न्यूक्लियस के पास चला गया? अब मुझे बताओ, जब आप न्यूक्लियस के पास चले गए, तो आपकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो गई, बढ़ गई या घट गई? बोलो बच्चों, बताओ। आप जितना न्यूक्लियस के पास हो, आपकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई। अब देखो बच्चों सुनो, एस कैरेक्टर देखो बच्चों, यहाँ 25% है, यहाँ 33.33% है, यहाँ 50% है। तो मुझे बताओ, किस में हम न्यूक्लियस के ज्यादा पास हैं, ट्रिपल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में या सिंगल बॉन्ड में? ट्रिपल बॉन्ड में। समझ आई बात बच्चों? तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो अपन क्या बोलेंगे, देखो, मोर एस कैरेक्टर, है ना, मोर नियर टू न्यूक्लियस, है ना बच्चों, मोर नियर टू न्यूक्लियस, है ना। आप न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे, तो बोलो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। तो अपन कह सकते हैं मोर ईएन। क्या ये समझ में आया? मोर एस कैरेक्टर, मोर नियर टू न्यूक्लियस, मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, तो क्या होगा, मोर ईएन। इज इट क्लियर बच्चों? तो अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, देखो सुनो, देखो ईएन जो है ना, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के ज्यादा डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अपन ये भी कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो बच्चों, समझ में आएगी बात? बोलो। अब देखो बच्चों एक बात बताऊं, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये मेरे पास, ठीक है। तो एक चीज बताइए, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो बच्चों, ध्यान देना,
बात एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड को पकड़ते हैं, ध्यान दो बच्चों। तो आपने क्या देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं बच्चों, बताओ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बढ़ रहे हैं ना। तो मैं कह सकता हूं, पर कह सकते हैं, बोलो, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं ईएन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों की बढ़ रही है। बढ़ रही है बच्चों, बढ़ रही है। तो अब एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, बताओ बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, बोलो। ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेगा ना, क्योंकि ना तो हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं ना कोई हम इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं। हमें तो क्या करना है, हमें तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचना है, कोई आउटसाइड से थोड़ी ले रहे हैं या निकाल थोड़ी रहे हैं। समझ में आ रही है बात, बोलो बच्चों, ठीक है। चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, सुनो। अब चलते हैं बच्चों पीरियोडिसिटी के अंदर, क्या बच्चों, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं बच्चों इन ए पीरियड, है ना। देखो बच्चों, इसको समझते हैं अपन ढंग से, क्या है ये। देखो जैसे मेरे पास ये बच्चों लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ इसकी एन आती है बच्चों 1, इसकी आती है 1.5, इसकी 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, देखो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि इस सीरीज में जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज बच्चों क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है बच्चों। आप मुझे बताओ बच्चों, मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताओ कि ईएन लार्जर एटम की ज्यादा है या स्मॉलर एटम की ज्यादा है, बताओ बच्चों, बोलो। स्मॉलर एटम्स की ज्यादा है। देखो बच्चों, स्मॉलर एटम की ज्यादा क्यों होगी, जितना एटम छोटा होगा न्यूक्लियस उसकी जल्दी एक्सपोज होगी, इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच सकता है ना। बोलो बच्चों, ये बात समझ आएगी। तो अपन कह सकते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों, smaller atoms have more EN। बोलो बच्चों, क्या ये बात दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन ग्रुप। देखिए बच्चों, अब बी इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर बात करेंगे अपन। तो ग्रुप में देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले ग्रुप में अगर अपन बोलें, देखो एस ब्लॉक है ना बच्चों, तो एस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शंस, है ना। एस ब्लॉक में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो, देखो ये बच्चों, ठीक है, ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप में जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जा रहे हो, बोलो बच्चों, साइज बड़ा होता गया और ईएन आपकी कम होती गई, ठीक है, होता है बच्चों जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे। अब देखो बेटा सुनो, सीजियम और फ्रेंशियम दोनों में अगर देखा जाए ना, तो दोनों की ईएन 0.7 आती है, बराबर आ गई ना। बोलो बच्चों, दोनों की ईएन बराबर आ गई, आ गई बच्चों। कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ। सीजियम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है, सीजियम कौन सी पीरियड का एलिमेंट है,
सिक्स्थ है बच्चों। देखो सुनो, अगर अपन बात करें, देखो बच्चों, ये सीजियम, ये है फ्रेंचियम, इसका पीरियड की बात करें तो ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ पीरियड है बच्चों। अब देखो बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है 55 और इसका है 87। आप बताओ, पीरियड एक बड़ा, मतलब ऑर्बिट में कितने की ग्रोथ हुई? ऑर्बिट में कितने की ग्रोथ हुई बच्चों? एक की। और प्रोटॉन में कितने की ग्रोथ हुई? बताओ बच्चों, प्रोटॉन में कितने की ग्रोथ हुई? 32 की। तो जो साइज बड़ा था उसको किसने काउंटर बैलेंस कर दिया बच्चों? बताओ, जो साइज बड़ा था उसको किसने काउंटर बैलेंस कर दिया? देखो 32 प्रोटॉन बढ़ गए ना बच्चों। तो अपन कह सकते हैं कि देखिए, अपन ऐसा बोलेंगे कि En of CS and FR है ना, is almost equal, है ना, because from cesium to francium, है ना, only one orbit increases, but number of protons are increased by 32 unit, है ना। So effect of nuclear charge is balanced by increase in नंबर ऑफ ऑर्बिट। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हो गया इस ब्लॉक में। अब देखिए बच्चों, अगर अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक बात और देखो बच्चों सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं नंबर 2 पी ब्लॉक की बात करते हैं बच्चों, तो देखो बच्चों, जैसे एफ है, सीएल है, बीआर है, आई है बच्चों, 4, 3, 2.8 एंड 2.5। अच्छा, ये दिख रहा है बच्चों, स्टार्टिंग में डिफरेंस ज्यादा आता है एंड लेटर ऑन ये डिफरेंस कम होता जाता है बच्चों। दिख रहा है क्या? देखो 4 to 3 डिफरेंस ज्यादा है, फिर डिफरेंस कम, और फिर और डिफरेंस कम। ये मैंने आपको बोला था ना बच्चों, ये हमेशा रहता है। बोलो बच्चों, जैसे देखो, आप मान लीजिए पैदा हुए, आपकी मान लीजिए एज 2 साल की है, ठीक है, और आपका भाई 1 साल का है, तो आपकी एज और उसकी एज में क्या है? 100% का फर्क आ गया बच्चों। अब जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंस कम होता जाएगा। वो 2 साल का, आप 3 साल के, डिफरेंस कम हो जाएगा ना, हर परसेंटेज डिफरेंस कम होता जाएगा बच्चों। बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, जैसे देखो मैं ये लेता हूँ बच्चों, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये बच्चों, अब ध्यान देना इसमें। देखो बच्चों, बोरोन की ईएन कितनी है? 2 है। एल्यूमिनियम की 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। हाँ मुझे बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम और गैलियम वैसे तो देखो ज्यादा फर्क नहीं है ना बच्चों, लेकिन अभी भी आप ये कह सकते हो गैलियम की ईएन एल्यूमिनियम से ज्यादा है। ऐसा क्यों बच्चों? बताओ, बोलो भाई। गैलियम की ईएन एल्यूमिनियम से ज्यादा है, ऐसे क्यों? वेरी गुड भास्कर। देखो बच्चों, याद करो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 13 था, 31 है। तो अपन बोलेंगे बच्चों, गैलियम के केस में क्या है? पुअर शिल्डिंग
इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल। सही बात है, याद आ गया। अच्छा, अब बताओ बच्चों, IN और TL में बताओ TL की ज्यादा क्यों है? बोलो बच्चों, TL की ज्यादा क्यों है? याद है क्या? TL के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा बच्चों? TL के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल टिल्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल है बच्चों। बोलो, ये बात सबको समझ में आ गई? नेग्लिजिबल टिल्डिंग इफेक्ट, बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, देखिए 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9, याद आ रहा है बच्चों? बताओ बच्चों, SN और PB, देखिए आप क्या हो रहा है, किसकी ज्यादा आ रही है बच्चों? बोलो बच्चों, किसकी EN ज्यादा आ रही है? PB की ज्यादा आ रही है। समझा सकते हैं आप? बोलो बच्चों, रीजन बताओ। वही F ऑर्बिटल। देखो PB का एटॉमिक नंबर है 82 और इसका है बच्चों, बोलो क्या, 50। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि PB के केस में अपन बोल सकते हैं बच्चों नेग्लिजिबल टिल्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल है बच्चों। बोलो, ये समझ में आया? आया बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बोलेंगे कि EN ऑफ नोबल गैसेस is taken 0 because they do not form any bond। क्या बच्चों? अब ध्यान रखना, ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट की तरह हमने लिखा है बच्चों, ठीक है ना? ये पॉइंट जो है वो हमने एक जनरल पॉइंट की तरह लिखा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? भी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्या नॉर्मली कोई बॉन्ड बनाती है क्या? बोलो बच्चों, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस नॉर्मली कोई बॉन्ड बनाती है क्या? नहीं बनाती ना। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, तो एक जनरलाइज अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नोबल गैसेस की EN क्या होगी, तो 0 होगी, ठीक है ना? अब आपको अगर जिनोन बॉन्ड बनाता है, तो वो जिनोन बॉन्ड बनाता है, जिनोन का नहीं पूछा, आपको इसने एक सिंपल वे में पूछा कि बताओ नोबल गैसेस का क्या होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो बच्चों, ठीक है ना? अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, अगर आपने ये देखा होगा कि EN है ना, वो किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा है। लेकिन बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है कि नहीं है बच्चों? है ना? है बच्चों? बोलो, है क्या? है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा है बच्चों, है ना? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा है, पता है क्या? बोलो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ फ्लोरीन की ज्यादा है। रीजन देखो, समझो क्या है, ध्यान दो बच्चों। जैसे सपोज मेरे पास ये कोई हेलोजन है ½ X2, ठीक है? हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए X माइनस एक्वस, तो कितना एंथैल्पी चेंज आता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? कितना एंथैल्पी चेंज आएगा वो हमें समझना है। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले ये जो X2 है ना बच्चों, X2 का मतलब कितने बॉन्ड है बच्चों? कितने एटम है X2 में? X2 में कितने एटम है? 2 है ना? तो हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा,
तोड़ेंगे तो हमें दोनों एटम अलग अलग मिल जाएंगे 2x। अब मुझे बताओ बच्चों, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी काम आती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं क्या? बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी काम आती है, क्या मैं उसको बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूं क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, हमें तो एक एटम पे डिफाइन करना है ना? तो मैं इसको अगर बच्चों हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो बच्चों, ये भी हाफ से होगा ना? बताओ। मैं कहता हूं भैया 2 मार्कर के 10 रुपए लगे, तो 1 मार्कर का कितने रुपए लगा? बताओ। 2 मार्कर के 10 लगे तो 1 मार्कर के 5 लगे। सिंपल है, हाफ करेंगे। तो मैंने हाफ कर दिया बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, मैं थोड़ा सा इसको 5 बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों सुनो, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो देखो बच्चों, 158.2 डिवाइडेड बाय 2, 242.6 डिवाइडेड बाय 2। अभी बताओ, आपको बॉन्ड को तोड़ना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना? बॉन्ड को तोड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बोलो बच्चों। एंडोथर्मिक है ना? है बच्चों। बॉन्ड को तोड़ने के लिए प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अब देखो बच्चों सुनो, ये हो गया, ये एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब अपन जोड़ते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को या एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ। उस एनर्जी को या एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं? याद है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। तो बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो बच्चों, क्लोरीन की है -333 और इसकी है -349। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये x माइनस आ गया। अब देखो बच्चों, क्या करेंगे अपन? हाइड्रेशन। तो देखो बच्चों, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये हम इसका क्या कर रहे हैं? हाइड्रेशन कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रेशन। अब मुझे बताओ, किसको सराउंड करना इजी होता है, छोटे को या बड़े को? बोलो बच्चों। छोटे को इजीली घेरा जा सकता है ना? अरे, छोटी कंट्री को इजीली घेर पाओगे या बड़ी कंट्री को? छोटी कंट्री को ना। तो देखो, यहाँ जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, देखो क्लोरीन के केस में -520 और यहाँ -381। देखो ये दोनों एनर्जी निकल रही है, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी एनर्जी है ना बच्चों, ये सारी की सारी किलो जूल में बच्चों, ठीक है ना? सारी की सारी किलो जूल में। अब बता, एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले बताओ, पहले स्टेप में हमारे लिए कौन प्रॉफिटेबल है? बताओ, पहले स्टेप में हमारे लिए कौन प्रॉफिटेबल है? बोलो। फ्लोरीन है ना? क्यों है बच्चों फ्लोरीन प्रॉफिटेबल? बताओ, फ्लोरीन क्यों प्रॉफिटेबल है? बताओ बच्चों। अरे, फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगी ना? बोलो। अरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट कम हुआ। तो पहला मैच तो कौन जीत गया? बताओ बच्चों। फ्लोरीन जीत गया, ठीक है। अब बताओ, दूसरे में किसने ज्यादा प्रॉफिट दिया? बताओ। दूसरे में क्लोरीन ने ज्यादा प्रॉफिट दिया ना? चलो, सीरीज बोलो क्या होगी? सीरीज लेवल होगी, बराबर होगी। एक मैच फ्लोरीन जीत गया, एक मैच क्लोरीन जीत गया। अब बताओ, तीसरा मैच कौन जीतेगा? कौन जीत दिख रहा है? फ्लोरीन दिख रहा है। अब मुझे बताओ, फ्लोरीन ने कितने मैच जीते? बोलो बच्चों। फ्लोरीन ने कितने जीते? 2। और क्लोरीन ने कितना जीता? 1। तो ओवरऑल कौन जीता? बोलो बच्चों। सीरीज का क्या रिजल्ट रहा? 2-1 रहा। तो बच्चों, अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन समझ में आया आपका? बोलो बच्चों। फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रीजन क्या हुआ? आपको पता है क्या बच्चों? F- आयन इस दुनिया का सबसे छोटा एनायन है। क्या आपने ऐसा बोला था बच्चों?
F माइनस आयन इस दुनिया का सबसे छोटा एनाइन है बच्चों। तो जितना छोटा एनाइन है उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। बोलो बच्चों, छोटे को घेरना इजी होता है, तो जितना हाइड्रेशन होगा उससे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। बोलो बेटा, उससे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। और जिससे जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे लिए इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल है बच्चों। तो देखो बच्चों सुनो, क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट ऑफ periodic table because F minus ion shows maximum hydration due to its smallest size, and fluorine bond also has less bond energy। बोलो बच्चों, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों, तो फ्लोरीन, देखो क्वेश्चन ये आता है कि भैया वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। तो देखो बच्चों, टोटल 3 मैच में 2 मैच फ्लोरीन जीत रहा है और क्लोरीन तो सिर्फ एक ही जीत पा रहा है। समझ में आ गई क्या बात? बोलो बच्चों, तो देखो हमने जो बोला कि भैया ईएन ज्यादा फ्लोरीन की है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्लोरीन की है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। अच्छा, एक और लिख देता हूं, देखो बात अगर बॉन्ड एनर्जी की करें तो Cl और F। बोलो बच्चों, Cl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ना? ज्यादा बच्चों? अरे ज्यादा है क्या? चलो बच्चों, अब देखो बच्चों सुनो, बात अपन करें, ये हमने कर ली बात पी ब्लॉक की, ठीक है। अब अपन चलते हैं बच्चों डी ब्लॉक के अंदर। देखो बच्चों सुनो, बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड डी ब्लॉक। देखो अगर मैं डी ब्लॉक में जनरल ट्रेंड देखूं, है ना, तो बच्चों ये आता है 5D 4D एंड 3D। ये पता लगा ऐसा क्यों आया? बोलो बच्चों, ऐसा क्यों आया? रीजन पता है क्या? डी ब्लॉक में साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता ना बच्चों। डी ब्लॉक के साइज में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आता बच्चों। लेकिन आपको पता है प्रोटॉन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो प्रोटॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उनकी ईएन भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो बच्चों, अगर जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये है, देखिए ZnCdHg, बताओ बच्चों इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ। तो देखो बच्चों ये आ रहा है ZnCdHg आ रहा है बच्चों। फिर देखो हमारे पास ये है कॉपर AgAu, इनकी ईएन का ऑर्डर ये है बच्चों। बोलो, अरे समझ में आया? चलो बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए एप्लीकेशन ऑफ ईएन, ईएन की एप्लीकेशन को अपन डील करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, अपन लेते हैं बच्चों नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। सुनना ढंग से, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बात बताओ बच्चों, जैसे सपोज मैंने एक तो ये हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और एक मैंने ये हाइड्रोक्साइड लिया,
अब इन दोनों हाइड्रोक्साइड को डील करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो ऑक्सीजन की एन आपको पता है कितनी होती है बच्चों, 3.5, है ना। देखिए ऑक्सीजन की है बच्चों 3.5, इसकी है बच्चों 0.9, इसकी है 2.1। आप मुझे बताओ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन किस साइड से इजीली मिलेंगे, सोडियम की साइड से या हाइड्रोजन की साइड से? बताओ बच्चों, सोडियम की साइड से ना। तो बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब इजीली मिलेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो बोलो बच्चों इसने क्या दिया, इसने OH दिया ना, इसने OH दिया, OH दिया तो ये किसकी तरह काम करेगा बच्चों, बेस की तरह काम करेगा, करेगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बात करता हूं इसकी HOCl की, देखो 2.1, 3.5 और ये मेरे पास है 3। अब बताओ अब ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन इजीली खींच पाएगा, हाइड्रोजन से कंफर्म है ना बच्चों। देखो इसकी एन 2.1 है, इसकी 3 है, तो सिंपल सी बात है वो हाइड्रोजन से खींच पाएगा। तो बॉन्ड ये टूटा, तो देखो बच्चों H प्लस OCl माइनस, तो बोलो बच्चों ये क्या बना, एसिड बना। तो अब देखो बेटा एक सिंपल सी बात समझो आप, कि देखिए अपन ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, है ना, वो क्या होंगे बच्चों, इन जनरल बेसिक होंगे, है ना। मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे देखो बच्चों सुनो, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे देखो FeOH2, ये बात सुनाएगी। बोलो बच्चों ये आपके क्या होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं ना। NaOH को बेस बोलते हो आप, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोक्साइड ऑफ नॉन मेटल, है ना, वो एसिडिक होंगे। एक बात हो बच्चों, जैसे ये बताओ ये क्या है, POH की होल थ्राइस, जानते हो क्या, ये क्या है बच्चों, POH की होल थ्राइस ये क्या है, ये बोरिक एसिड है बच्चों। अच्छा बोरोन को एनसीईआरटी क्या कहती है, बोरोन को एनसीईआरटी क्या कहती है, बताओ भाई। बोरोन को एनसीईआरटी मेटल कहती है नॉन मेटल कहती है, बोरोन को एनसीईआरटी नॉन मेटल कहती है भैया, ठीक है ना। अच्छा बताओ, जैसे मैंने ये लिखा बच्चों SO2OH की होल ट्वाइस, ये क्या है बच्चों, SO2OH की होल ट्वाइस। अगर ध्यान दो ना ये H2SO4 ही है। आपको पता है क्या कि ये भी तो हाइड्रोक्साइड ही रखते हैं बच्चों। देखो आप बताओ क्या H2SO4 की स्ट्रक्चर में OH ग्रुप नहीं है क्या, बोलो बच्चों H2SO4 की स्ट्रक्चर में OH ग्रुप नहीं है क्या, है ना। ये देखो बच्चों है, तो एक बात दिमाग में फिट कर लेना कि हाइड्रोक्साइड का मतलब हमेशा बेस नहीं है, हाइड्रोक्साइड एसिड भी है। आप देखो ये एसिड है ना, जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बात करें ये है बच्चों देखो PO OH की होल थ्राइस, या तो आप बोलते हो H3PO4। अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर आप जानते हो, देखो बच्चों बताओ इसमें आपको 3 3 OH दिख रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड किसका है, मेटल का है या नॉन मेटल का है, बोलो बच्चों। ये हाइड्रोक्साइड मेटल के हैं या नॉन मेटल के हैं, नॉन मेटल के हैं बच्चों, पक्का। चलिए फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अपन, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट बी पर। मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ
हेट्रोएटॉमिक बॉन्ड। हेट्रोएटॉमिक समझते हो बच्चों? हेट्रोएटॉमिक का मतलब समझते हैं? दो अलग अलग एटम के बीच बना हुआ। हेट्रोएटॉमिक किसको बोलते हैं? ऐसा बॉन्ड जो दो अलग अलग एटम के बीच में बना हो। तो देखो इनकी बच्चों जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन होती है। एक बात हो बच्चों, जब ईएन में डिफरेंस होता है ना बच्चों, तो आपको एक बात पता होगी, जैसे सपोज ये है, तो बोलो एच और सीएल की ईएन में डिफरेंस है ना बच्चों, बोलो एच और सीएल की ईएन में डिफरेंस है बच्चों। अब जब इनकी ईएन में डिफरेंस है तो इसमें एडिशनली क्या डेवलप हो गए, बोलो बच्चों? इसमें एडिशनली प्लस माइनस के कारण कौन से कैरेक्टर डेवलप हो गए? अरे एडिशनली प्लस माइनस के कारण कौन से कैरेक्टर डेवलप हो गए? आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए ना, बोलो बच्चों? अरे एडिशनली आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हुए और आयनिक कैरेक्टर के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों? आयनिक कैरेक्टर के कारण बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है ना, बढ़ती है बच्चों, अरे बढ़ती है। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा PH3 है ना बच्चों, जब हम इसको गर्म करते हैं PH3 को, तो थोड़ा सा ही आप इसको गर्म कर दो, ये आपका बहुत जल्दी टूट जाता है ना। ये जो फॉस्फोरस मिलती है वो रेड फॉस्फोरस होती है। अच्छा ये टूट क्यों गया, बताओ बच्चों? टूट क्यों गया बता सकते हैं आप? देखो बच्चों, अगर आपको पता हो तो ईएन ऑफ फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन दोनों की कितनी होती है? 2.1 होती है ना। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की ईएन 2.1 होती है क्या? तो इसमें कोई भी एडिशनली आपका नहीं आया ना, एडिशनली कोई फैक्टर नहीं आया ना बॉन्ड की स्ट्रेंथनिंग के लिए, बोलो बच्चों? इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास NCl3 है, इसको हीट किया मैंने, हीट करते ही देखो बच्चों ये इस तरह से टूट गया। अच्छा बच्चों बताओ ये क्यों टूट गया, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप समझा सकते हैं ये क्यों टूट गया? नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की ईएन सिमिलर है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मैं बात करूं SiH4 को, है ना, इसको हीट कर दो, हीट करते ये भी टूट जाता है। तो क्या आपको पता होगा सिलिकॉन और हाइड्रोजन की ईएन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिलिकॉन की होती है 1.8 के आसपास और हाइड्रोजन के 2.1, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्या ये बात सबको समझ आ गई बच्चों? बोलो सबको क्लियर है? है क्या? चलिए आगे बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो बच्चों, कोई भी अगर आप नेम लिखते हो उसमें दो चीजें होती है, देखो बच्चों, एक होता है प्रीफिक्स होता है बच्चों, एक होता है सफिक्स, है ना। जैसे आपका नाम और आपकी कास्ट लिखते हो ना, जैसे मेरा नाम राजेश चौरड़िया, तो राजेश प्रीफिक्स हो गया तो चौरड़िया अपना आप सफिक्स हो गया ना। तो नाम में दो चीजें तो पक्की होती है। तो प्रीफिक्स कहां से आएगा बच्चों? देखो प्रीफिक्स आएगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस सफिक्स कहां से आएगा? फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो बच्चों आएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे सपोज हमें लिखना है IF, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसको लिखेंगे आयोडीन फ्लोराइड लिखेंगे बच्चों। आयोडीन फ्लोराइड। अच्छा अब बताओ CLF को क्या लिखेंगे?
क्लोरीन क्लोराइड, ठीक है। और अगर मैं ICl लिखूं तो अब मुझे बताओ, देखो क्लोरीन और फ्लोरीन में तो क्लोरीन की n कम थी, लेकिन बताओ I और Cl में कम किसकी होगी बच्चों, बताओ। आयोडीन की कम होगी ना, तो अब इसको क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे बच्चों आयोडीन क्लोराइड। बोलो बच्चों, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब मुझे बताओ, जैसे ये Cl2O है ना बच्चों, तो Cl2O क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों डाइक्लोरीन ऑक्साइड। बोलो बच्चों, है ना। लेकिन अगर आप इसको लिखते हो तो ये क्या है बच्चों, ये इसका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ठीक है। अब मुझे बताओ OF2 सही लिखा है क्या मेरे, OF2, अरे बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड है, ये बताओ बच्चों, ये ऑक्साइड है या फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड है ना बच्चों, ये फ्लोराइड है। तो क्या बोलोगे, देखो बच्चों, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब देखो जैसे अब ये अमोनिया है, तो बच्चों ये तो क्या है, ये अपन कह सकते हैं ये हिस्टोरिकल एक्सेप्शंस है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो फंडा है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाला, लेस इन मोर इन, ये सब पे लगता है, कुछ पे लग जाता है कुछ पे नहीं लगता है, ठीक है ना। अब अमोनिया तो हमारे अकॉर्डिंग ऐसे लिखना चाहिए था H3N, लेकिन हम लिखते इसको NH3 है, ठीक है ना। आगे बात समझो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट एक बात बताओ बच्चों, नेक्स्ट अपन लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। बच्चों बताओ मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब समझते हैं आप, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, ये मतलब हुआ ना, ये मतलब हुआ बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या बोलेंगे कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है ना वो En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, बोलो बच्चों। मेटेलिक कैरेक्टर En के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ये बात सही है, बोलो बच्चों, बताओ। तो एक बात बताओ बच्चों, अपन ऐसा देख रहे हैं ना कि जब अपन किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना बच्चों, पीरियड में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि En बढ़ती है, En अगर बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर आपके कम होते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ऐसे ही अगर अपन ग्रुप की बात करें, ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलें, पी का मतलब टॉप है, बी का मतलब बॉटम है, ठीक है बच्चों, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो En क्या होती है बच्चों, कम, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होते हैं, ये समझ में आया बच्चों। अरे ऐसे ही होता है, आप वैसे इसको आयोनाइजेशन एनर्जी से भी समझ सकते हो। आप मुझे बताओ किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है ना, किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कि नहीं होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखो सुनो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट मैं लेता हूं, देखो बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चों।
आप मुझे बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो देखिए अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, लोन पेयर डोनर स्पीसीज इज नोन एज लेविस बेस। ठीक है बच्चों, जो लोन पेयर को डोनेट कर सके उसको लेविस बेस बोलते हैं। पढ़ेंगे अपन आगे, ये हमारा फंडा आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। अब देखो बच्चों, देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना बच्चों, वो क्या होती है बच्चों, वो ईएन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ईएन जितनी ज्यादा होगी ना तो उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ। इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना बच्चों। तो जैसे देखो सुनो, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, है ना, जैसे सपोज मैंने ये लिखा, देखो बच्चों, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, ये मैंने एग्जांपल लिखा बच्चों। ठीक है, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर अपन इस सीरीज में इधर से इधर जा रहे हैं तो आपको पता होगा बच्चों, EN बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोलो बच्चों, EN बढ़ेगी तो क्या बोलो बच्चों, डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, तो बोलो बच्चों, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी ना। तो इनमें लेविस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किया आएगा, आएगा बच्चों। अब इस तरह से देखो, सपोज अगर मैं ये बोलो बच्चों, आपको याद है क्या, सिंगल बॉन्ड की ईएन कितनी थी, याद करो बच्चों, 2.5, डबल बॉन्ड की 2.75 और ट्रिपल बॉन्ड की कितनी थी, 3.25 थी बच्चों। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, बोलो बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। अरे जिसकी ईएन कम है उसकी ज्यादा होगी ना। तो सिंगल बॉन्ड वाले की होगी बच्चों, ये देखो ऐसा देगा बच्चों, समझ में आया, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड की पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, देखो पोलैरिटी का मतलब समझते हैं, है ना। पोलैरिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ पार्शियल चार्ज, है ना बच्चों। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो पोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन है। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं। अब देखो बेटा, जैसे सपोज ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्लोरीन है बच्चों। आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, बोलो बच्चों, ये बॉन्ड कैसा है, ये आपका नॉन पोलर बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड है बच्चों। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, लेकिन HCl में बोलो बच्चों चार्ज डेवलप होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आ रही है क्या बात, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो HF, HCl, HBr, HI। अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन की ईएन 2.14, 2.13, 2.1, 2.8, 2.1, 2.5। एक बात बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। देखो बच्चों ध्यान दो, यहां अगर आप डेल्टा ईएन निकालो, है ना, यहां अगर आप डेल्टा ईएन निकालो कितना आएगा, 1.9, 0.9,
0.7 और 0.4 है बच्चों। तो मुझे बताओ ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ डेवलप हो रहा है? HF में हो रहा है ना बच्चों? बोलो बच्चों, ज्यादा इलेक्ट्रॉन में जो खींचतान है वो कहाँ होगी? बोलो बच्चों, अरे इलेक्ट्रॉन में खींचतान ज्यादा कहाँ होगी? HF में होगी ना। देखो ये बहुत ज्यादा खींचेगा, है ना, ये कंपैरेटिवली कम खींचेगा, ये और कम, और ये सबसे कम। क्या ये समझ में आ रहा है एरो? तो देखो बच्चों, अपन ये कह सकते हैं ये इस तरह से, बोलो। तो यहां जाते जाते जो पार्शियल चार्ज है वो कम होता जाएगा ना। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब मुझे बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अपन कह सकते हैं कि देखिए जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन बोली जाएगी। ऐसा क्यों बोला जाएगा बच्चों बताओ? बॉन्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन। क्यों? क्योंकि डेल्टा ई एन से बच्चों परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वो ज्यादा डेवलप होंगे ना। बोलो बच्चों, क्या बात समझ पा रहे मेरी? बोलो, अरे बच्चों समझ में आया? अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग है वो बॉन्ड इजीली टूटेगा या मुश्किल से टूटेगा? बताओ। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो इजीली टूटेगा या मुश्किल से? मुश्किल से टूटेगा ना। तो देखो बच्चों सुनो, अपन क्या बोलेंगे, देखो HF, HCl, HBr, HI, इस बॉन्ड में जैसे जैसे अपन इधर जाते हैं बच्चों, हम क्या देख रहे हैं इस बॉन्ड में कि आपकी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो घट रही है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी घट रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? बॉन्ड विल ब्रेक इजीली। बोलो बच्चों, अब जब बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? बोलो बच्चों, अरे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल ये भी बढ़ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी क्या? तो मुझे बताओ किसका बॉन्ड इजीली टूट रहा है? HI का ना। बोलो बच्चों, HI में बॉन्ड इजीली टूट रहा है ना। अरे समझ में आ रही क्या बात? वैसे भी सोचो, देखो H और I में H का साइज छोटा है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो HI की बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है ना। तो बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो ये आएगा क्या? HF, HCl, HBr, HI। बोलो, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा क्या? आएगा बच्चों। ओके, चलिए अब बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं NH3, PH3 और ASH3, आप बताओ इस सीरीज में जैसे जैसे आप इधर गए, है ना बच्चों, तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। आप ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बताओ। HF, HCl, HBr, HI में क्या हो रही थी? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी ना। तो इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी ना। बढ़ेगी बच्चों, बोलो। अरे समझ में आई क्या बात? तो अपन कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड increases down the group। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
बोलो बच्चों, अरे बोलो। अच्छा एक चीज और बताओ, बॉन्ड अगर इजीली टूट गया तो अपन ये भी कह सकते हैं ना कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो डिक्रीज हो रही है ना, जल्दी टूट रहा है। अच्छा एक बात है बच्चों, जैसे मेरे पास ये बच्चों CH4 NH3 H2O और HF, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है ना बच्चों, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। बताओ बच्चों। अच्छा बताओ, ये हाइड्राइड एक पीरियड के है क्या? ये हाइड्राइड पीरियड के है क्या बच्चों? बोलो, ये हाइड्राइड पीरियड के हैं, है ना? अब बताओ बच्चों, एसिड किनको बोलते हैं जो H+ दे? तो देखो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस और F माइनस, है बच्चों? बोलो। अब मुझे बताओ, देखिए कौन सा एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देखो CH3 माइनस में बच्चों अगर आप ध्यान दो तो इसकी ये ना 2.5, इसकी 3 है ना, 3.5 एंड 4। बोलो, नेगेटिव चार्ज किस एनाइन पे ज्यादा स्टेबल है? बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? जिसकी ईएन ज्यादा हो या जिसकी ईएन कम हो? बोलो बच्चों, नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है? जिसकी ईएन ज्यादा हो। अरे समझ में आ रही क्या बात? तो मुझे बताओ, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये क्या है, ये मोर स्टेबल है बच्चों? अब बताओ, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या होगा बच्चों? मोर फॉर्म। अब ये अगर ज्यादा बन रहा है मोर फॉर्म, ये ज्यादा कब बनेगा? जब इसमें से H निकल जाए, तो मोर H+। तो बताओ, मैं कह सकता हूं कि मोर एसिडिक हो गया फिर ये। बोलो बच्चों, तो बताओ आपने इसमें क्या चीज सीखी? एक चीज सीखी क्या? हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रुप में डाउनवर्ड जा रहे हो तो भी बढ़ रही है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो भी बढ़ रही है। अरे ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, जैसे पीरियड में कोई एक चीज बढ़ी तो ग्रुप में कम हो जाती है, होता है ना ऐसा? अरे बोलो बच्चों, देखो अपन क्या कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स increases down the group and it also increases in a period, है ना, from left to right। बोलो बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स increases down the group and it also increases in a period from left to right। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बताओ बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछे, देखो SiH4 PH3 H2S और HCl, बताओ बच्चों इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। बोलो बच्चों, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इंक्रीज करेगा ना, ये करेगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे देखो CF Cl CBr Ci,
बताओ बच्चों। बॉन्ड की पोलरिटी, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है? बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है? अरे सिंपल सी बात है बच्चों, जहां ईएन की डिफरेंस ज्यादा होगी तो सीएफ बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा बच्चों, होगा ना? शीतल नागल समझ में आ रहा है? शीतल, हाँ जी, अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ भैया। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये मैंने पोलरिटी बताई, एफ के बाद अगर अपन चलते हैं जी पर, परसेंटेज ionic character in a polar covalent bond, परसेंटेज ionic character in a polar covalent bond, है ना बच्चों? तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? देखो ये है 16 डेल्टा EN, 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर, ठीक है ना? 16 डेल्टा EN, ठीक है बच्चों, और फिर है प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास ही HF है, तो देखो EN of H and F is 2.1 and 4 रेस्पेक्टिवली। तो देखो बच्चों, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो मुझे बताओ दोनों की ईएन में डिफरेंस कितने का आ गया बच्चों? बताओ दोनों की ईएन में डिफरेंस कितने का आ गया? 1.9 का आ गया बच्चों, आ गया, ठीक है? ये 1.9 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब बताओ अगर आपसे कोई मान लो ये पूछ ले कि परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर बताने, तो क्या करोगे? 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। बोलो बच्चों कैसा कर सकते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर ऐसे निकालेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपकी डेल्टा EN है ना 2.1 से ज्यादा हो, ठीक है ना बच्चों, तो क्या होगा कि उसमें आयनिक कैरेक्टर मोर देन 50% होंगे। इसका मतलब वो एक तरह से क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड हो गया ना। अगर आपका 50% से ज्यादा आ जाए तो मेजोरिटी होगी ना। अरे देखो मान लो किसी असेंबली के अंदर 200 सीट है, किसी पार्टी की 101 सीट आ गई, तो गवर्नमेंट उसकी बन जाती है ना। अरे गवर्नमेंट उसकी बन जाती है, बोलो बच्चों। अब देखो अगर मान लो डेल्टा EN लेस देन 2.1 है, तो आयनिक कैरेक्टर लेस देन 50% होंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, या इसको बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। बोलेंगे बच्चों, बोलो क्या इसको बोलेंगे? अरे ये बात सबको समझ में आई? आ गई क्या? अब देखो बच्चों एक बात सुनो, बात को ध्यान से सुनना। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है बच्चों। आप इस सीरीज में जैसे जैसे इधर जा रहे हो, मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है, बढ़ती है ना? अरे बढ़ती है। और इनकी ईएन याद है क्या? इसकी 1 थी, इसकी 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। बोलो बच्चों, तो इनकी ईएन भी बढ़ रही है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि जिस
एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी ईएन भी ज्यादा है। बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है क्या? जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसकी ईएन भी ज्यादा है। क्या ये बात दिमाग में बैठी क्या? अरे बाकी सारे सो रहे हो क्या तुम? तो देखो बच्चों सुनो, अपन कह सकते हैं कि एन एटम हैविंग हाई ईए एंड आईई also have हाई ईएन, है ना? ये स्टेटमेंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनिसन ज्यादा है उसकी ईएन भी ज्यादा है। अब देखो बच्चों, एक साइंटिस्ट था मुलिकन। अकॉर्डिंग टू मुलिकन, देखो मुलिकन क्या कहता है कि जो ईएन होती है ना, ईएन ऑन द बेसिस ऑफ मुलिकन, वो कहता है कि आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाई, उसको सीधा सीधा आप 2 कर दो। ठीक है ना बच्चों? आगे बात सुनो, बोलो। दोनों की क्या करो, जोड़ दो और जोड़ के उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। सिंपल सी बात है। अरे कर सकते हो। जैसे देखो, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो x है, ठीक है, आईपी y है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी z है बच्चों? अरे बात सुन आई है, मैंने क्या क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को x ले लिया, आईपी को y ले लिया और इसको ये ले लिया। तो बताओ ये क्या हो गया, 2x y और ये z। यहां से बोलो बच्चों, z क्या हो जाएगा, 2x माइनस y हो जाएगा। कह सकते हैं क्या बच्चों ऐसा? बोलो। अरे समझ में आई बात बच्चों? आगे। अब देखो बेटा सुनो, अब ये क्या कहता है, ये आपको ऐसा बोलता है कि देखिए, अगर आपकी, देखो ये कहता है कि जो आपकी मुलिकन स्केल पर ईएन आती है ना, क्या ईएन ऑन मुलिकन स्केल, है ना, वो क्या होती है बच्चों, वो 2.8 टाइम ऑफ ईएन ऑफ पोलिंग स्केल। ठीक है बच्चों, है ना? पोलिंग स्केल पर जो ईएन आती है ना उसकी 2.8 टाइम होती है। मुझे बताओ मुलिकन स्केल पर फ्लोरीन की ईएन क्या होगी? कौन बताएगा? मुलिकन स्केल पर फ्लोरीन की ईएन क्या होगी? अरे क्या करोगे, फ्लोरीन की 4 होती है बच्चों पोलिंग स्केल पर। तो अपन बोलेंगे बच्चों देखो, ईएन ऑफ फ्लोरीन ऑन मुलिकन स्केल, है ना, 2.8 इंटू 4 करना है। आ जाएगा बच्चों, सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11.2। ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? बोलो, आ गया दिमाग में? अब बताओ बच्चों, जैसे आप ये कह रहे हो ये है, तो मुझे एक बात बताओ, देखो हम कह रहे हैं कि ईएन ऑफ मुलिकन स्केल, है ना, और 2.8 ईएन ऑफ पॉलिंग स्केल है बच्चों। मुलिकन स्केल पर हम ऐसा लिखते हैं क्या, आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 और 2.8 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। बोलो बच्चों, ऐसा लिखते हैं क्या? मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकता हूं क्या? बोलो। अरे मुलिकन अभी ये बोला था, तो यहां बताओ कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल क्या हो जाएगी, देखो आईपी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताओ, आपका आ जाएगा 2 इंटू 2.8। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बोलो आगे क्या बात समझ में? अरे ये बात क्लियर है क्या, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो आपको है ना ईएन आपको निकालनी है मूल्यांकन स्केल पर, और आईपी आपको दे रखा है किलो जूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दे रखी है किलो जूल पर मोल, तो इस कंडीशन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 540 से। देखो पहले हमने किस पे लिया था बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे लिया था ना, तो हमने 2 से डिवाइड किया था। हमने किससे डिवाइड किया था, 2 से। और जब किलो जूल पर मोल तो अलग हो जाएगा ना, यूनिट अलग हो जाएगी। वैसे तो देखो बेटा यही काम का है आपका क्वेश्चन, ये आता रहता है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो एक बार बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास ये बच्चों, आप बताओ बच्चों ए माइनस और बी प्लस किसकी ईएन ज्यादा है, बताओ बच्चों किसकी ईएन ज्यादा है, ए की ज्यादा है ना। मैं कह सकता हूं बच्चों देखो ईएन ऑफ ए ग्रेटर देन ईएन ऑफ बी, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं आईपी ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, बोल सकता हूं बच्चों डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन आईपी ऑफ बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। बोलो बच्चों क्या ऐसा बोल सकते हैं, आप बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आईपी ऑफ ए आईपी ऑफ बी सकते हैं बच्चों, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ई। बोलो बच्चों ऐसा लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। अब देखो बच्चों सुनो, एक बार बताओ, देखो क्या कह रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझो कि ये कोई एक ए एलिमेंट है ना, इसके एक्स एटम ने, ये एक्स एटम ने क्या किया, इफ एक्स एटम, मैं चलो पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, देखो क्या कह रहा है, इफ एक्स एटम ऑफ एलिमेंट ए gain 1 electron each, then released energy is electron volt. If y atoms of A lose 1 electron each, then energy is absorbed is 2 electron volt. Then En of A on Mulliken scale will be, ये बताना बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, बहुत ही आसान है। देखो टोटल एटम कितने हैं बच्चों, एक्स है ना, एक्स एटम ऑफ ए, उसमें से हर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ फॉर्मूले में हमें क्या करना है, हमें पर एटम देख रहे हैं ना बच्चों, बोलो बेटा हमें क्या देखना है, पर एटम देखना है ना। अरे देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है मूल्यांकन का, पर एटम, अरे हाँ ना तो बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स एटम ऑफ ए,
वो आपकी क्या कर रहे हैं, p इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 1 एटम कितनी करेगा, p अपॉन x करेगा क्या? बोलो x ने p की तो ठीक है। अब मुझे बताओ इसी तरह से देखो आपके y एटम ऑफ a, बोलो बच्चों कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, q। तो 1 एटम क्या करेगा, q अपॉन y करेगा। तो अब मुझे बताओ जब हमें En निकालनी है मुलिकन स्केल पर, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, या आप क्या कह सकते हो कि Ip इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाई 2 करते हो आप, तो देखो क्या हो जाएगा, p बाई एक्स और q बाई वाई डिवाइडेड बाई 2 आ गया। आ गया क्या बच्चों, बोलो। अरे समझ में आ गया? आगे क्या बात समझ में, पक्का?